Hello students, this video lecture is about the transport of the molecules through the plasma membrane. जैसे कि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की मिलके बनी होती है, तो ये प्रोटीन एंड लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है इससे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम इसके वीडियो को हम इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के 2 वीडियोस हैं, जिसमें फर्स्ट में हम बेसिक मैकेनिज्म को देखेंगे और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम कुछ एडवांस्ड मैकेनिज्म्स को देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हमें पता है कि लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन जो है इसके दोनों पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बी डायग्राम को देख सकते हैं, जिसमें ग्रीन कलर जो है ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें कि ग्रीन जो पोर्शन होता है ये एक पोलर रीजन है, जबकि इसका जो वाइट पोर्शन है ब्लैक टेल जो दिखाई हुई है वो इनके टेल पोर्शन है। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें 2 रीजन होते हैं, पोलर रीजन एंड नॉन पोलर रीजन। पोलर रीजन दोनों ही लिपिड मॉलिक्यूल्स दोनों ही लिपिड बाइलेयर के आउटर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, यानी अवे फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अवे फ्रॉम द साइटोसोल आप इस तरह से कह सकते हो। तो जो आपका पोलर रीजन है वो एक आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और एक इनर साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके जो साइटोप्लाज्मा है उसको फेस करता है। जबकि लिपिड बाइलेयर जो होती है ये मीजो इन पोजीशन होती है, बीच में प्रेजेंट होती है। तो और प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या स्पेशलिटी होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बीच में प्रेजेंट रहते हैं। जो भी मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर होता है उसकी 2 प्रॉपर्टीज देखी जाती है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे बने हुए होते हैं, बाइपोलर होती हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है या नॉन पोलर होती हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं वो विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें हम देखेंगे। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अटैच्ड होते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती हैं, ठीक है, और आपके प्रोटीन के चैनल बने हुए हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लिपिड मॉलिक्यूल्स में कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में आपको कोलेस्ट्रॉल नजर नहीं आता है। तो पेरिफेरल ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया, इंटीग्रल ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम 3 जो है, यहाँ पे नॉन लिपिड जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, और स्पेसिफिक नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे जाते हैं आपके, हमेशा प्रोटीन चैनल के थ्रू, जो कि एक चैनल का फॉर्मेशन करती है, एक एक्वस एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स चूंकि ये नॉन सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि ऑयल अगर हम मसाज करते हैं तो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वाटर को स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ऑयल जो है वो कैसा होता है आपका, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, स्किन की जो सेल्स होती हैं उसमें वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर होते हैं, ये स्किन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अ लेयर दैट कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज आउट हो जाती हैं, उनमें किसी भी तरह की प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ स्मॉल अनचार्ज्ड पॉलीपोलर मॉलिक्यूल्स लाइक इथेनॉल है, ये जो है वो इजीली आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर डिफ्यूजेस फास्ट इनफ दैट प्रोटीन आरंट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो वाटर जो होता है स्लाइटली परमेबल होता है, वाटर जो है वो कैसा होता है, स्लाइटली परमेबल होता है। इसके अलावा यूरिया, ये भी स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल में आते हैं। लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज,
ये इजिली ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं. शुगर डिफ्यूजेज वेरी स्लोली, सो द प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट. आयंस की अगर हम बात करें तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं. चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी इम्परमेबल होते हैं. जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ये चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपके चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. सो दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट easily without any help. They require any transport molecules to transport these molecules across the membrane. तो only small hydrophobic molecules जो होते हैं वो इसको क्रॉस कर पाते हैं. Study of the synthetic lipid bilayer help define which type of transport will require the activity of a protein. Hence, the transport of an ion should require a protein. Types of cellular transport. Transport किस तरह का हो सकता है? इट मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट मे बी पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं होती है. लाइक अगर आप हाई एक स्लोप पे खड़े हो, हाई एल्टीट्यूड पे खड़े हो, या आप अपर पोजीशन पे, तो आप इजीली नीचे की तरफ आ सकते हो. ठीक है, जब भी कोई स्लोप से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो बहुत इजी होता है, उसमें आपको किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, किसी पहाड़ी पे जाते हो, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो आप इसको क्या कहेंगे? पहले वाले केस को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरे केस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम 3 एग्जाम्पल देंगे: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लेंगे प्रोटीन पंप्स, चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन मीन्स कैसे होता है कि आप बिना किसी हेल्प के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेम होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है. लेकिन ये डिफ्यूजन कैसा होता है? फैसिलिटेटेड होता है, कोई इसको फैसिलिटेट करता है. तो यहाँ पे भी अगेन प्रोटीन चैनल्स ही होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस तरह की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं. चूंकि डिफ्यूजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर है, और फैसिलिटेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विद प्रेजेंस ऑफ सम फैसिलिटेटर की वजह से ये हो रहा है. तो हम इसे क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी यहाँ पे जो फैसिलिटेट करा रहा है दैट इज नोन एज कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो इसको कराते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इन्होंने कैसे शो किया हुआ है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. यानी हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. सेल में किसी मॉलिक्यूल के ऑलरेडी कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन फिर भी आप उसको सेल में भेज रहे हो, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है. बात करें अगर हम इसके एग्जांपल की, तो हमारी सेल्स जो ग्लूकोज को अपटेक करती है ब्लड से, हमारे जो ब्लड है उसमें सपोज ग्लूकोज है. ठीक है, आपने खाना खाया और आपने लंच किया और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ब्लड के कंपैरिजन में जो सेल्स होती हैं उसमें ग्लूकोज हमेशा ज़्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है. तो अब ब्लड से वापस आपने लंच किया, आपने लंच के बाद में कुछ और खाया, आपने ग्लूकोज को बढ़ाया, आपने अननोइंगली ग्लूकोज पाउडर ले लिया, आपने अगेन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो ब्लड में इतना ज़्यादा अगर ग्लूकोज होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. तो ये ग्लूकोज का अपटेक कौन करता है? सेल्स करती हैं. ठीक है, तो सेल्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी सेल्स जो है वो ग्लूकोज को अपटेक करती हैं. तो ये जो एक प्रोसेस होता है जो कि अनप्रैक्टिकल है, जैसा होना नहीं चाहिए, तो ये कैसे हुआ? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. तो यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. यहाँ तक का आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी आई थिंक. अब हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन में हमने बात की थी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू द लिपिड बाइलेयर की हम बात करेंगे, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे. ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, CO2, यूरिया, ग्लिसरॉल एंड वाटर, ये हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं.
तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है इट शोज डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बाइलेयर, एंड द सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको भी वी हैव ऑलरेडी discussed it, that facilitated diffusion is the same. In this diffusion, movement of the molecules from their high concentration to lower concentration, but it is facilitated by some carrier molecules. तो यहाँ पे कोई भी carrier proteins हो सकती है जो कि इस तरह के movement को करवाती हैं. Facilitated diffusion जो है ये आपके आयनिक चार्ज जो होते हैं, आयनिक पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका भी हो सकता है. ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आयन पार्टिकल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है सेल्स के थ्रू, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल फैसिलिटेट कर रहा है इसका, तो आयंस भी हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट द एड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये स्लाइड डिटेल में बता रही है डिफ्यूजन क्या होता है. मूवमेंट ऑलवेज अप डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, no metabolic energy is expended, reactions are energetically favorable and spontaneous. यहाँ पे जो दो टर्म्स हमने यूज की है, रिएक्शंस आर एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियस, ये आपके एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, आई थिंक इट्स सेकेंड लॉ. थर्मोडायनेमिकली लॉ जो है वो क्या आपका कहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच प्लस टी डेल्टा एस, या टी प्लस एच प्लस टी डेल्टा एस होता है. तो हमेशा जो भी रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, फेवरेबल रिएक्शंस वो होती हैं जो नेचर जिसको प्रेफर करती है, यानी नेचर में वो रिएक्शंस अपने आप होती हैं. और नेचर में कौन सी रिएक्शंस अपने आप होती हैं, वो रिएक्शंस जिसमें कि नेगेटिव होती है डेल्टा जी इज ए गिव्स फ्री एनर्जी. डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंस, तो दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस. दो एनर्जी कौन सी, इन एंड आउट, हमने कितनी एनर्जी दी और हमें कितनी एनर्जी मिली. तो आउट इन माइनस आउट होता है ये हमेशा, डेल्टा जी इज इक्वल टू इन माइनस आउट, कितनी हमने दी और कितनी बाहर निकली. अब डेल्टा जी को मैं माइनस बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन ज्यादा है, तभी आप इसको माइनस में रखोगे, क्योंकि इस साइन से पहले माइनस है, आउट से पहले माइनस होता है. तो हमेशा अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होती हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होता है. फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन रेट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा होना चाहिए हाई, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए एनवायरनमेंट. जैसे कि डाईइथाइल यूरिया की अगर हम बात करें तो इथाइल ग्रुप ऐड करने से इसकी हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो डाईइथाइल यूरिया जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन यूरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, हालांकि डाईइथाइल यूरिया जो थे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे, इसका मतलब क्या है, अपनी हाइड्रोफोबिसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी, तो इसकी वजह से भी डिफ्यूजन रेट जो थे वो हाई होती है. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा छोटा होगा मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन केस ऑफ आयंस, अगर हम आयन की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की भी बात करेंगे. हमेशा आयंस अपने हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ जाता है. इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी आता है एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आता है. यहाँ आप देख सकते हैं पार्टीशन कॉफिशिएंट होते हैं परमिबिलिटी कॉफिशिएंट थ्रू सिंथेटिक बाइलेयर. प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एंड परमिबिलिटी कॉफिशिएंट गिव्स द फ्लो ऑफ सॉलिड इन मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे पार्टीशन कॉफिशिएंट जैसे हम बात करेंगे हायर परमिबिलिटी एंड लोअर परमिबिलिटी. इसके बाद हम बात करते हैं पंप्स. तो पंप्स जो होते हैं ये एक्चुअली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बात करते हो पंप्स की, और ये हमेशा एटीपी पावर्स होते हैं. या एटीपी पावर्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंशन होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए तभी आप पंप को यूज कर सकते हो. हाइड्रोलाइज एटीपी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयन पंप अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. इसके बाद में आते हैं चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कोई भी मॉलिक्यूल होगा हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा. आयन चैनल्स जो होते हैं ये गेटेड और नॉन गेटेड दो तरह के हो सकते हैं, यानी इनमें दो कन्फर्मेशन पाई जाएंगी, क्लोज्ड कन्फर्मेशन एंड ओपन कन्फर्मेशन. इसके बाद होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट.
फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में अगेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी आपके अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। इसमें दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। यूनिपोर्टर अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करते हो तो एक मॉलिक्यूल हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। सिम्पोर्टर की बात करते हो या एंटीपोर्टर की बात करते हो, सिम्पोर्टर में हम दो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं उसे सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा होता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा होता है। यानी अगर दोनों की ग्रेडियंट सेम है तो आप उसको कहते हो सिम्पोर्टर, लेकिन दोनों की ग्रेडियंट अपोजिट है तो आप उसको क्या कहते हो, एंटीपोर्टर। यानी सिम्पोर्टर में दोनों मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। दोनों ही मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन जो है वो एक डायरेक्शन में है, दोनों ही मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन जो है वो एक डायरेक्शन में है। लेकिन एंटीपोर्टर के केस में दोनों ही मॉलिक्यूल अगेंस्ट द डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लेकिन दोनों के जो ग्रेडियंट है वो अपोजिट है। यानी एक मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के अपोजिट है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो आयन चैनल्स जो है उनकी दो स्टेट होती हैं, ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है वो इसमें फिक्स होता है और बाहर की तरफ निकलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विद नो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। धीरे धीरे क्या हुआ, पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव आयन जो हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। अंदर की तरफ आने से क्या हुआ, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती है और बाहर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है। मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप की हमने डिफ्यूजन की बात की है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट की बात की है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक प्रोटीन किस में रिक्वायर्ड होती है तो वो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अलावा सभी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होती है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट किस में बात करते हैं, हम सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं। coupled to ATP hydrolysis सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ड्रिवन बाय द मूवमेंट ऑफ ए को कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें को ट्रांसपोर्टेशन में ही बात करेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग। तो इस तरह से हम इसको को ट्रांसपोर्ट को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो इसको हम जब हम को ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे हम वाटर मूवमेंट के लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक टर्म सुना है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू वाटर लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, जिसमें एक वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। यहाँ पे हम कहते हैं फ्रॉम देयर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यूज टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो इस ऑस्मोसिस को रोकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इजिकल टू RT CB माइनस CA। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस, जिसमें जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा हायर टू लोअर जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेल और एक्सटर्नल मीडियम की कंसंट्रेशन जो है वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। तो वाटर की कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से मूवमेंट यहाँ पे वाटर का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि सेल की कंसंट्रेशन, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर हमेशा बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, जिससे सेल्स कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ से सेल से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से सेल्स में आपको श्रिंकेज नजर आती है। प्लांट सेल हैज वॉल प्रिवेंट द सेल शेप। टर्गर प्रेशर होता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट वाटर इनटू द साइटोसोल एंड देन इनटू द vacuole. Turgor pressure supplies rigidity. The large force of the Turgor pressure are resisted by the strength of the cellulose microfibrils in the cell wall. उसके बाद आप देखेंगे यूनिपोर्टर। तो यूनिपोर्टर जो होता है स्पेसिफिक एंड सैचुरेबल होता है, फैसिलिटेट द लो रेजिस्टेंस डिफ्यूजन,
डाउन द कंसंट्रेशन होता है हमेशा, एक्सेलरेट द रिएक्शन दैट इज ऑलरेडी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आपको हायर कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को चेंज कर दिया तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बदल जाती हैं। रेट मच हायर देन द पैसिव डिफ्यूजन, रेट जो होती है पैसिव डिफ्यूजन में मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में यूनिपोर्टर का जो है ये रेट हाई होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस तरह से यूनिपोर्टर के थ्रू। So this is all about the basic systems of the membrane transport. आई होप आपको सभी इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, लाइक पंप्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न कैसे होता है, लिपिड बाइलेयर कैसे है, लिपिड बाइलेयर के थ्रू मेम्ब्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें हम इनकी कुछ डिटेल्ड एग्जांपल्स को, डिटेल मैकेनिज्म को समझेंगे। थैंक यू।